तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिबर्टी शूज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की लीडिंग शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी लगभग 65 सालों से भी ज़्यादा टाइम से इंडिया में अपना बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है या ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा ही कंपनी के नाम से पता लग रहा है लिबर्टी शूज़ लिमिटेड, तो कंपनी मेनली शूज़ बनाने का काम करती है। लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी का काफ़ी डिटेल्ड प्रोडक्ट प्रोफाइल है। जैसे ही कंपनी लेदर शूज़ बनाती है, नॉन लेदर शूज़ बनाती है। नॉन लेदर के अंदर स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, स्कूल शूज़ भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा कंपनी अलग अलग टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि शू केयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद में बैग पैक्स, बेल्ट्स, वॉलेट, ट्रैवल बैग्स और कंपनी हैंड बैग्स भी बनाती है। इसके साथ हम बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छे ब्रांड्स भी होल्ड करती है। कंपनी के जो मेनली ब्रांड्स हैं वो है फॉर्च्यून, वॉरियर, सैनोरिटा, टिप टॉप, फुट फन, परफेक्ट और 410। इन सारे ही ब्रांड्स के अंदर कंपनी अपने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ में स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, कुछ में लेडीज शूज़ आते हैं, कुछ में लेदर शूज़ आते हैं। इस तरह से कंपनी का बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट प्रोफाइल है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ओवरसीज बिजनेस की, तो कंपनी लगभग 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करती है और यहाँ से लगभग 6% के आसपास का कंपनी को रेवेन्यू आता है। उसके बाद बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी की जो मेनली सेल्स हैं वो नॉर्थ इंडिया से आती हैं। उसके अलावा ओवरऑल इंडिया में कंपनी के लगभग 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 600 के आसपास कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, जहां पे सिर्फ लिबर्टी के ही शूज़ मिलते हैं। उसके अलावा बात करें तो कंपनी ई कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छा अपना जो है प्रेजेंस बढ़ा रही है। कंपनी की अपनी वेबसाइट्स भी है जिसके थ्रू लोग अपने उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा कंपनी अमेजोन, फ्लिपकार्ट सारी कंपनी के साथ टाइप है और वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट्स वो बेचती है। तो इस तरह से कंपनी का ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से देख के हम कह सकते हैं कि कंपनी के ब्रांड्स भी अच्छे हैं और प्रोडक्ट वाइज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें चेक करनी है, तभी हमने डिसीजन लेना है कि हमने कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और कंपनी को चेक करने के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं वो है हमारा रेवेन्यू। और यहाँ पे हम देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग हर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ में 50 करोड़ के आसपास की जो है वो ग्रोथ आई है। 550 करोड़ के आसपास 2017 में थे, बढ़ते बढ़ते 2020 में 650 करोड़ हो गए, लेकिन 2021 में काफ़ी डिप आया कंपनी में। 200 करोड़ रुपए का एकदम से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है। उसके अलावा जो अगला पैरामीटर हम कंपनी को चेक करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे हम देखें तो 2017 में कंपनी का 52% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि कम ज़्यादा होते होते 2021 में अब 40% के आसपास का आ रहा है। ये भी काफ़ी जो वेरिएंस आया है इसके अंदर। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे पिछले 5 साल में 5%, 6% का काफ़ी कम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इससे हमें ये लगता है कंपनी को कंपटीशन भी मिल रहा है, इस वजह से कंपनी प्राइस भी ज़्यादा नहीं कर पा रही है। दूसरा, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं माल बेचने के, इसी वजह से कंपनी को जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है जिसमें कंपनी को चेक करते हैं वो होता है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अपना जनरेट कर पा रही है उसको कितने अच्छे से एनकैश कर पा रही है और कितने अच्छे से उसको अपने पास रख पा रही है। और यहाँ पे हम देखें तो वैसे तो कंपनी का पिछले 5 साल का हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है, लेकिन हम और ज़्यादा डीप अगर कंपनी का डिटेल चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 4 साल से कंपनी ने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा है। यानी कंपनी के जो रेगुलर खर्चे होते हैं उसके अलावा कंपनी कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन्स के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो कंपनी ने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 4 साल से नहीं करा है। इसलिए जो भी कंपनी का ऑपरेटिंग जो कैश आता है वो सारा का सारा ही हमें फ्री कैश फ्लो में दिखाई दे रहा है। प्लस इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले 5 साल से कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। उसके अलावा अगला हम पैरामीटर जो कंपनी का चेक करते हैं वो आता है डेट बाय इक्विटी रेशो।
डेट बाय इक्विटी रेशियो में मेनली ये बताता है कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हम कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो चेक करें तो ये आ रहा है 0.47, जो कि काफ़ी हाई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट कंपनी ने 50% के आसपास का डेट भी लिया है। यानी अगर कंपनी की 150 करोड़ की टोटल कैपिटल है तो 100 करोड़ खुद के हैं, तो 50 करोड़ के आसपास कंपनी ने जो है वो डेट भी लिया है, और ये काफ़ी हाई नंबर है। फिर वही बात है, अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम अगला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट की, कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बैंक को इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही करना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये बताता है कि जो भी साल में कंपनी ने इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना होता है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उस कंपनी के पास में आज के टाइम अवेलेबल है, जिससे वो आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है ये आ रहा है सिर्फ 2 टाइम्स, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी हर साल पे कर रही है उसका सिर्फ 2 गुना पैसा कंपनी में अवेलेबल है, और ये बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि अगर 4-5 साल या 3 साल तक कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम आई कंपनी के रेवेन्यूज में या कैश जनरेशन में, तो इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही करना है। तो यहाँ पे कंपनी 2-3 साल बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। इसके अलावा अगला जो हम पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये हमें ये बताता है कि कंपनी के साथ जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इक्विटी थ्रू कंपनी में पैसा आता है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे हम कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यार है 0.17, यानी कि लगभग 0 के आसपास। जैसा हमने पहले चेक किया था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसके हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, और उसी के हिसाब से हम देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 0 के आसपास आ रहा है। और सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, पिछले 5 साल के हम डेटा चेक कर रहे हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 3%, जो कि बहुत ही कम है। अच्छी कंपनीज के लिए कम से कम 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए, तब हम उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। और यहाँ पे तो 0% और 5 साल का 3% आ रहा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से हम कंपनी के ओवरऑल हम फाइनेंशियल चेक करते हैं तो जितने भी कंपनी के हमने डेटा चेक किया, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम आ रहा है, कंपनी का डेट भी काफ़ी हाई है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। दोस्तों अभी तक तो बात कर ली हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, कि आज की कंपनी की क्या वैल्यूएशन आ रही है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पिछले जो है 3 साल का फ्री कैश फ्लो का एवरेज, और उसके ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं कि आज की कंपनी का क्या प्राइस बन रहा है। तो यहाँ पे पिछले 3 साल का हम कंपनी का फ्री कैश फ्लो लेते हैं तो आता है 72 करोड़ रुपीज़, और उसके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3600 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो 72 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उस पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है 3600 करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के साथ निकालते हैं तो ये आती है 2118 रुपये। यानी कि 2118 रुपये के हिसाब से अगर हम लिबर्टी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वही बात है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि कंपनी का जो भी हमने डेटा चेक किया वो क्या पास रिकॉर्ड है, और यहाँ तो हम पास रिकॉर्ड भी देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी गड़बड़ आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, डेट भी हाई है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे हम कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हमने निकाला पर शेयर की वैल्यू 2118 रुपये, उसके हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है 1060 रुपये। यानी अगर हम 1060 रुपये के हिसाब से एक ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं जो 72 करोड़ रुपीज़ पर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो काफ़ी हद तक अपने जो रिस्क हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये तो कि हमारी बात की हमने किस प्राइस के हिसाब से हमें ठीक लग रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 163 रुपये पर शेयर। यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी कंपनी की 2118 रुपये, उसके 10% पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल मिल रही है। 2118 का 10% मिलता है 200 रुपये, उससे भी नीचे कंपनी अवेलेबल है। तो कंपनी वैसे में क्या दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसके साथ हम देखें तो कंपनी का बिजनेस भी उतना बढ़िया नहीं है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी अच्छे नहीं है, इसीलिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इतना कम आ रहा है। दूसरा वही बात है कि वैल्यूएशन कम होने का मतलब ये नहीं कि हमने कंपनी से इन्वेस्ट करना ही करना है। कंपनी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए कोई आज में कंपनी को खरीदना नहीं चाह रहा है, इसी वजह से कंपनी का इतना प्राइस कम है। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि इतने सारे फाइनेंशियल में प्रॉब्लम होने के साथ साथ हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बात है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए।
जो भी चीज़ें हैं सारी डिटेल्स जो है कंपनी के बारे में दे दी हैं। कंपनी का प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल में दिक्कत है, और वैल्यूएशन देख रहे हैं तो वैल्यूएशन आज की डेट में काफ़ी कम लग रही है। तो जो भी डिसाइड करना है आप अपने हिसाब से देखिए। आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।